आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा उपन्यास कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती। लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी। और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के डकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं, तो भोला को डाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब देख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं, तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गौ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटरगश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते। अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी, तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं।
कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जायन, तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंकर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नांद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर पैठ जाए, चोर पैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। सत्रहवान लग गया, मगर करें कैसे। कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए। रास खलिहा में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बंसार सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चिके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बन गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बन गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, वह अब बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है, वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा,
लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पच्छन चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए है, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है। सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपनी पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन डल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, माइनस आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो न। मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर माइनस नारी जाति पर बल का प्रयोग करके माइनस गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा, चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौझे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, माइनस अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, माइनस आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़ कर बोली, माइनस तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंधी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गथा हुआ शरीर,
आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया, तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा, लातें जमाने माइनस हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमाकर हम तो वहां कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जायन, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए। भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत, और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, माइनस हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी। ए, तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी। तू तो दूसरा भरतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, माइनस हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, माइनस तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, माइनस अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, माइनस अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, माइनस लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, माइनस वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, माइनस अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, माइनस तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराये मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, माइनस और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं है, जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है।
ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाह हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था, तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी, तब मनाने जाते थे लाला। मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनूरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लटपट आकर कहा, महतो, चलकर बांस गिन लो, कल थैला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एकाध बांस बेसी ही काट लेगा तो क्या? रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से डाई और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपए में तय हुए है कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे। कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नींद के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे। हम नहीं देते इन दामों। वहां मार पीट हो रही थी। मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीतकर आप अपनी धोखेबाजियों की बीन मार सकते हैं, जीत से सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे सुअवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं?
फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस बखत कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सबेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं न। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था, तो आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, माइनस क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई डाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला की वह मदमाती छोकरी है न झुनिया, उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां दई देगा? धनिया ने कहा, माइनस अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लोट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, माइनस गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाठूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाठ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाटती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाठेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, माइनस नहीं, गाय का गोबर तू पाटना, सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, माइनस दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू न दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सोलहो आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाठूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर की ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा, किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, माइनस जा तू गोबर पाठ। जब तू दूध दुहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हानी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे, लू के मारे चुचके पीले, लेकिन बाल वृंद उन्हें तबके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चचार नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा,
क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 करज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए बैल के लिए 7 रुपए लिए थे, उसमें 7 दे चुका था, पर वह 7 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दातादीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए, और उस 30 के इन 3 बरसों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नौन तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। 500 के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े-बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400-400 का बोझ लद गया। झींगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पछे भिया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें।
वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो।